चलिए आज यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये कुछ अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया था। जैसे कि हमारे मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कंपैरिजन या फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। ये जो सभी अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इन सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए या फिर इसे परफॉर्म करने के लिए ही हमने इस पूरे के पूरे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिज़ाइन किया था। असल में ये इनके अंदर दिए जाने वाले दो अलग अलग इनपुट का ये डिफरेंस भी फाइंड आउट करके देता है। इसी के कारण हमने इसे क्या बोला था कि ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी है। लेकिन इसका ये जो वर्ल्ड वाइड नाम है, मतलब कि ये जो अच्छी तरह से जाना जाता है, वो इसका रेगुलर नाम क्या है? ओप एम्प, मतलब कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्योंकि ये मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे बेसिक ऑपरेशंस को अच्छी तरह से क्लियर करके देता है जो कि हम यहाँ पे हमारे आजकल के कैलकुलेटर्स में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एडर्स सर्किट के बारे में। मतलब कि एक ऐसी सर्किट जो कि आपको एक एल्जेब्रिक सम फाइंड आउट करके देती है। तो सम का मतलब क्या होता है? एडिशन की प्रोसेस। क्योंकि अगर आपके पास दो अलग अलग स्केलर वैल्यूज होती है, कंसीडर कीजिए कि 2 और 3, दो अलग अलग स्केलर वैल्यूज है, तो इन दोनों स्केलर वैल्यू का आंसर क्या होता है? 2 + 3 इट विल बी 5। तो ये जो आपका आंसर है वो आप यहाँ पे पेपर के ऊपर आपके माइंड की या फिर आपकी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी के कारण लिख सकते हैं। लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल एआई के लिए करते हैं, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, तो ये जो आपकी सर्किट्स होती है वो सर्किट कुछ इस तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन भी क्लियर कर सकती है। तो ये जो सभी सर्किट है, इन सभी सर्किट में जब आप एडिशन का ऑपरेशन करना चाहते हैं तो ये आपका एडिशन का ऑपरेशन कुछ इस तरह की एडर सर्किट को लेकर किया जा सकता है। तो अभी हम यहाँ पे इस पूरी की पूरी एडर सर्किट का कंस्ट्रक्शन और इसके साथ में इसके अंदर दिए जाने वाले सिग्नल का किस तरह से यहाँ पे एनालिसिस होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि एडर के साथ साथ हम इसी सर्किट का किस तरह से एवरेज फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि एडिशन क्या है? एडिशन बेसिक में क्या है कि अलग अलग अगर आप 3 इनपुट्स दे रहे हैं तो इसका एडिशन का मतलब ये होता है कि तीनों इनपुट्स का आपको यहाँ पे एल्जेब्रिक सम फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर आपको इन तीनों इनपुट्स का एवरेज फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब ये होता है कि पहले आप इन तीनों इनपुट्स का सम फाइंड आउट कीजिए और सम फाइंड आउट करने के बाद आपको इस पूरे के पूरे सम को इसके नंबर ऑफ इनपुट से डिवाइड करना है। तो इसके नंबर ऑफ इनपुट कितने होते हैं? 3 होते हैं। मतलब कि इस पूरे के पूरे सम को आपको डिवाइड बाय 3 करना है, जो कि आपको रिजल्ट में क्या देगा? एवरेज वैल्यू देगा। तो इसी एडर सर्किट का आप यहाँ पे एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसे एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे ये बात भी देखेंगे कि किस तरह से आपकी एडर सर्किट एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं इस पूरे के पूरे टॉपिक के बारे में डिटेल में। हम यहाँ पे हमारी इस पूरी की पूरी एडर सर्किट का यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये जो आपको ट्रायंगल देखने को मिल रहा है वो क्या है? ये ट्रायंगल आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये पूरा का पूरा कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है। असल में तो ये ओप एम्प एक पूरी की पूरी सर्किट है, लेकिन अभी हम यहाँ पे इन सभी कंपोनेंट्स की कंपैरिजन में इसे कंपोनेंट ही बोलते हैं। तो ये ट्रायंगल क्या है? ये ट्रायंगल आपके लिए ओप एम्प का कंपोनेंट है, जिसके साथ यहाँ पे आपने एक नेगेटिव साइन वाले टर्मिनल के साथ, तो ये नेगेटिव साइन किसे रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है इसके इन्वर्टिंग इनपुट को। तो इन्वर्टिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी इनपुट सिग्नल देता हूँ तो इस टर्मिनल से दिया जाने वाला इनपुट आपको आउटपुट में 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ मिलेगा, जिसके कारण इस सिग्नल को हम ये बोल सकते हैं कि ये आउटपुट में इन्वर्ट होके मिलता है।
तो ये इसके कारण ये जो आपका इनपुट का ये टर्मिनल है ये किसके नाम से जाना जाएगा, ये इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के नाम से जाना जाएगा, जिसके कारण हमने यहाँ पे इसके आगे नेगेटिव की साइन को रिप्रेजेंट किया है। कुछ इसी तरह से ये आपका टर्मिनल कौन से नाम से जाना जाएगा, ये यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के नाम से जाना जाएगा। क्यों ये नॉन इन्वर्टिंग कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट दिया जाता है वो इनपुट आउटपुट में कोई भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो आपको आउटपुट में इन फेज ही मिलता है। तो इसके कारण ये जो आपका प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया जाने वाला टर्मिनल है वो यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग बनेगा। तो इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने यहाँ पे ग्राउंड कर दिया है, इसके कारण इस टर्मिनल में कोई भी इनपुट दिया जाने वाला अभी नहीं है। अब देखिए इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ मतलब कि इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ हमने यहाँ पे एक एक्स जंक्शन प्रिपेयर किया है, क्योंकि इस जंक्शन से हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक RF रजिस्टर को कनेक्ट कर चुके हैं और इसी जंक्शन एक्स के लेफ्ट हैंड साइड में हमने 3 अलग अलग रजिस्टर को एक दूसरे जंक्शन को कंपेयर करके कनेक्ट किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपके 3 अलग अलग टर्मिनल है वो असल में यहाँ पे आपके 3 अलग अलग इनपुट के टर्मिनल है, क्योंकि अगर आपको कोई भी एक एडिशन का ऑपरेशन करना है, कोई सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन करना है, या फिर आपको मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करना है, या फिर आपको डिवीजन का ऑपरेशन करना है, तो इन सभी ऑपरेशन में आपको एटलीस्ट 2 टर्म्स तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर मैं ये बोलता हूँ कि आपको एडिशन करना है तो आप ये बोलेंगे कि किन 2 टर्म्स का आपको एडिशन करना है, तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 2 टर्म्स तो चाहिए ही चाहिए। चाहे फिर आप यहाँ पे 3 ले सकते हैं या फिर 300 ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए। तो हमने यहाँ पे मिनिमम को थोड़ा सा दूर रख के 2 से आगे जाकर हमने यहाँ पे 3 अलग अलग इनपुट्स को कंपेयर किया है। तो हमने यहाँ पे 3 अलग अलग इनपुट्स को कुछ इस तरह से अलग अलग वोल्टेज लेवल की वैल्यूज की कंपैरिजन में यहाँ पे अलग अलग तरह से कंसीडर किया है, जिसके साथ हमने इंडिविजुअल रजिस्टर R1, R2 और R3 इन तीनों को कनेक्ट किया है। और उन तीनों रजिस्टर में से वोल्टेज के कारण जो भी करंट फ्लो होगा उस करंट को भी हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे कंसीडर किया है, क्योंकि अगर आप V1 वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और ये V1 वोल्टेज R1 रजिस्टर में से पास होगा या फिर उसके ऊपर ड्रॉप होगा, तो इसके कारण इसका कोई एक करंट तो प्रोड्यूस होने ही वाला है, जो कि यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग रजिस्टर के वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो अभी हमारे पास ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये सभी वोल्टेज इक्वल है, ये सभी रजिस्टर इक्वल है, या फिर ये सभी वोल्टेज डिफरेंट है और ये सभी रजिस्टर डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, सभी को डिफरेंट कंसीडर करना चाहिए। अगर वो इक्वल होंगे तो हम उस केस के ऊपर बात कर लेंगे, लेकिन जब तक हमारे पास कोई आंसर नहीं होता है तो हमें इन सभी को अलग अलग नोटेशन देना चाहिए, जिसके कारण हमने सभी वोल्टेज को V1, V2, V3 और सभी रजिस्टर्स को R1, R2, R3 के साथ रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। और इसके कारण जो भी करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होना है उन सभी करंट्स की डायरेक्शन के साथ साथ हमने उन करंट्स को I1, I2 और I3 से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपके सभी करंट है वो सभी करंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, मतलब कि समिंग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सभी करंट्स का एक कनेक्शन आता है, जो कनेक्शन यहाँ पे तीनों अलग अलग इनपुट्स के लिए क्या है, कॉमन है। तो इसके कारण हमें यहाँ पे जो ये टोटल करंट मिलेगा वो टोटल करंट क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल में होगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे ये जो RF है, ये RF क्या है, असल में ये एक फीडबैक रजिस्टर है। तो फीडबैक की डेफिनेशन क्या होती है, फीडबैक की डेफिनेशन हमें ये बताती है कि जब आप आउटपुट के सिग्नल को, मतलब कि आउटपुट का जो आपको यहाँ पे टर्म मिलता है, इसको अगर आप यहाँ से लेकर फिर से इनपुट में रिपीट करते हैं, तो देखिए ये आपका आउटपुट का टर्मिनल इस RF रजिस्टर के थ्रू इस X से होते हुए आपके इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या होता है, फिर से यहाँ पे इनपुट में चला जाता है। तो इसका जाहिर सा मतलब ये होता है कि आपने आउटपुट के कुछ पोर्शन को एक फीडबैक रजिस्टर RF के कंपैरिजन में या फिर इससे पास आउट होकर आपने इसे नेगेटिव टर्मिनल में, मतलब कि इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल में आपने फिर से क्या कर दिया है, फेड इन कर दिया है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं
फीडबैक। तो इसके कारण जो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा इसे हम क्या बोलेंगे, IF, फीडबैक करंट। और इस रजिस्टर को हम क्या बोलते हैं, RF, जो कि ये हमारा फीडबैक रजिस्टर है। तो इन सभी सिचुएशन के कारण हमें यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा इसे हम क्या बोलेंगे, वी आउट या फिर VO। तो यहाँ पे इन सभी टर्म्स को अच्छी तरह से एनालिसिस करने के बाद और अच्छी तरह से कंसीडर करने के बाद हम ये देखते हैं कि मैंने आपको जो यहाँ पे राइट अप दे रखा है वो राइट अप हमारे लिए क्या बातें बताता है। तो देखिए, the adder circuit gives an output voltage proportional to the algebraic sum of the two or more input voltages। तो ये एडर सर्किट क्या करती है, ये आपको एक आउटपुट वोल्टेज देती है जो किसके प्रपोजनल में होता है, जो कि प्रपोजनल में होता है आपके सभी इनपुट वोल्टेजेस के एल्जेब्रिक सम के। मतलब कि आपके जो सभी इनपुट वोल्टेजेस है उन सभी इनपुट वोल्टेजेस का जब आप यहाँ पे एल्जेब्रिक सम फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो सम आपको जो मिलेगा वो सम किसके इक्वल में होगा, वो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज के इक्वल में होगा। तो अगर कोई सर्किट इस तरह का टर्म आपको परफॉर्म करके देती है या फिर इस तरह का ऑपरेशन आपको परफॉर्म करके देती है तो इसे आप क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे एडर सर्किट। तो ये हो जाती है एडर सर्किट की डेफिनेशन। फिर यहाँ पे देखिए, इट इज सिमिलर टू अ स्केलर एक्सेप्ट दैट इट हैज मोर देन वन इनपुट। तो ये एक स्केलर के फॉर्मेट में है, मतलब कि आप यहाँ पे स्केलर जो कि एक एडिशन होता है ऑर्डिनरी सिचुएशन में 2+3 का, जो कि एक स्केलर एडिशन है, वो यहाँ पे कुछ इसी तरह का ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करने वाली है। लेकिन हम यहाँ पे जो बातें करेंगे वो बातें आप रजिस्टर के फॉर्म में आप देखेंगे, वो आप यहाँ पे वोल्टेज के फॉर्म में देखेंगे, वो आप यहाँ पे करंट के फॉर्म में देखेंगे। लेकिन जो आंसर मिलने वाला है वो आंसर तो असल में वही स्केलर फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन के इक्वल में ही आएगा। तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा वो भी एक एल्जेब्रिक सम को ही रिप्रेजेंट करेगा। फिर देखिए, द फॉलोइंग फिगर शोज द सर्किट अरेंजमेंट फॉर द एडर और समिंग एम्पलीफायर। तो देखिए, इसे आप एडर भी बोल सकते हैं और समिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सम की प्रोसीजर बोलिए या फिर एडिशन की प्रोसीजर बोलिए है, तो असल में ये इनपुट के सभी वोल्टेजेस का फाइनल में मिलने वाला एल्जेब्रिक सम ही है। तो यहाँ पे अगर ये आपके इनपुट छोटे छोटे हैं, मतलब कि एम्प्लीफिकेशन के फॉर्मेट में अगर इसका एम्पलीट्यूड स्मॉल है, तो ये जो आपका ओप एम्प है वो ओप एम्प साथ में कौन सा टर्म रिप्रेजेंट करता है या फिर कौन सा ऑपरेशन देता है, वो यहाँ पे उन छोटे एम्पलीट्यूड वाले सिग्नल को आउटपुट में एम्पलीफाई भी करके दे सकता है। तो ये भी हमें एक हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि अगर आपका सिग्नल वीक है, अगर आपके ये जो इनपुट में दिए जाने वाले सभी वोल्टेजेस की वैल्यू है वो अगर बहुत ही स्मॉल है, तो भी आपको आउटपुट में जो सिग्नल मिलेगा वो सिग्नल अच्छी तरह से रीडेबल होगा, मतलब कि वो रीड किया जा सकता है, क्योंकि ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर साथ में एम्पलीफिकेशन का काम भी कर देता है। फिर क्या होगा, ड्यू टू इन्वर्टिंग इनपुट अरेंजमेंट द आउटपुट विल बी इन्वर्टेड कंपेयर्ड टू द इनपुट। क्योंकि हमारे ये सभी इनपुट सिग्नल्स, मतलब कि ये V1 V2 V3 ये सभी इनपुट सिग्नल इस इन्वर्टिंग टर्मिनल में दिए जा चुके हैं, जिसके कारण आपको यहाँ पे ये जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपको यहाँ पे इन्वर्टेड मिलेगा, क्योंकि ये आपका इनपुट कौन से टर्मिनल में दिया गया है, वो यहाँ पे इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल में दिया गया है। तो आपको यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या आएगा, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि अगर आपने 2 वोल्ट का इनपुट यहाँ पे दिया है इस टर्मिनल में, तो आउटपुट में ये एम्पलीफाई होकर आपको शायद 3 वोल्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सी आएगी, नेगेटिव, क्योंकि इनपुट में अगर पहला साइकिल पॉजिटिव है तो आउटपुट में उसका पहला साइकिल क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इनपुट में अगर इसका दूसरा साइकिल नेगेटिव है तो यहाँ पे आउटपुट में इसका दूसरा साइकिल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसके कारण आपको यहाँ पे एम्पलीट्यूड इन्वर्टेड होके मिलता है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे आपको आउटपुट को नेगेटिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब देखिए, हम इस पूरी की पूरी सर्किट का यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिचुएशन चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए हम इसे करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस इन सभी सिचुएशन के कंपैरिजन में लिखने की कोशिश करते हैं।
तो हमारा ओहमिक इक्वेशन क्या है? ओहमिक इक्वेशन है V इज इक्वल्स टू आई आर। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे क्या होगा? I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, क्योंकि मैंने यहाँ पे I को एज अ सब्जेक्ट कंसिडर किया है। तो यहाँ पे मैं सभी करंट्स को कुछ इस तरह से वोल्टेज और रेजिस्टेंस इसके रिलेशन में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस आर्म्स को कंसिडर कीजिए। तो इस आर्म में से पास आउट होने वाला ये करंट कौन सा है? I1। और ये I1 किस में से पास आउट होता है? रजिस्टर R1 में से, जो कि वोल्टेज V1 के कारण जनरेट होगा। तो इस तरह से हम I1 को क्या लिख सकते हैं? V1 अपॉन R1। कुछ इसी तरह से हम इस दूसरी आर्म में ये जो हमारा करंट है I2, इसे हम क्या लिखेंगे? V2 अपॉन R2। ये भी यहाँ पे इस पूरी की पूरी आर्म को कंसिडर करने के कारण बनता है। फिर यहाँ पे देखिए करंट I3, ये भी यहाँ पे V3 अपॉन R3, मतलब कि ये है आपका V3 इनपुट वोल्टेज और ये आपका R3 रजिस्टर, कि जिसके ऊपर से ये वोल्टेज पास आउट होता है। तो इसके कारण हमें यहाँ पे सभी अलग अलग करंट्स का यहाँ पे क्या मिल जाता है? टर्म्स मिल जाती है, वैल्यूज मिल जाती है, जो कि यहाँ पे I1, I2 और I3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। और ये किसके ऊपर डिपेंड है? इसके अंदर दिए जाने वाले अलग अलग वोल्टेजेस और इसके साथ सीरीज में कनेक्ट किए जाने वाले रजिस्टर R1, R2 और R3 के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अब देखिए हमने यहाँ पे इसे करंट के फॉर्म में ही क्यों कंसीडर किया? क्योंकि ये सभी इनपुट एक दूसरे के साथ पैरेलल है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज की इफेक्ट को फाइंड आउट करता हूँ तो वो मेरे पास यहाँ पे अलग अलग है, क्योंकि ये जो मैंने V1 दिया है, V2 दिया है या फिर V3 दिया है, वो तो मेरे पास अलग अलग वैल्यूज है जो कि मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक दिया है। लेकिन यहाँ पे ये जो करंट्स जो भी प्रोड्यूस होते हैं, वो करंट यहाँ पे जो रजिस्टर कनेक्ट किया गया है इसकी इफेक्ट के कारण प्रोड्यूस होंगे। और दूसरी बात कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी करंट होता है वो करंट अलग अलग होता है। और जैसे ही यहाँ पे ये सभी टर्मिनल कंबाइन होते हैं, कनेक्ट होते हैं, कॉमन होते हैं, तो इसके कारण यहाँ पे ये सभी करंट्स का क्या होगा? समेशन होगा। क्योंकि हम यहाँ पे जैसे ही सर्किट की एनालॉजी चेकआउट करते हैं तो क्या होता है कि अलग अलग आर्म्स में से आने वाले सभी करंट जैसे ही कोई एक टर्मिनल के पास कॉमन होते हैं तो क्या होता है? सभी करंट वहाँ पे एडिशन हो जाते हैं। मतलब कि सभी करंट्स का आपको वहाँ पे एडिशन लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो कोई भी करंट अलग अलग आर्म्स में से आया होगा वो वहाँ पे क्या हो जाएंगे? एड हो जाएंगे। सो आई होप कि यहाँ पे ये पूरी की पूरी सर्किट का कंपैरिजन, मतलब कि इसका एक्सप्लेनेशन और यहाँ पे ये जो सभी डेफिनेशन और सभी देखने वाली टर्म थी वो सभी टर्म्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अभी हमें किसके ऊपर फोकस करना है? अभी हमें इन तीन करंट्स के इक्वेशन के ऊपर फोकस करना है और इन तीन करंट्स के इक्वेशन को आगे हमें क्या करना है? अप्लाई करना है। अब देखिए हमने इनपुट सभी करंट्स को कंसीडर कर लिया है। अब हमें यह देखना है कि ये जो आपका आउटपुट का टर्मिनल है, ये आउटपुट का टर्मिनल असल में यहाँ पे RF रजिस्टर के थ्रू क्या है? इसी टर्मिनल में फिर से क्या हो जाता है? इनपुट में चला आता है। तो इसके कारण अब हमें देखना है कि ये जो आपका आउटपुट का टर्मिनल है, ये आउटपुट का टर्मिनल अगर VO आउटपुट में वोल्टेज देता है और ये वोल्टेज अगर RF मतलब कि फीडबैक रजिस्टर के ऊपर ड्रॉप होते हैं तो इसके कारण यहाँ पे कितना करंट यहाँ पे फॉर्म होता है। मतलब कि इस करंट को भी आपको यहाँ पे हमारे ऑर्डिनरी ओहमिक इक्वेशन को यूज़ करके लिखना है। तो देखिए उसी तरह से आपके फीडबैक रजिस्टर में जब एक करंट पास आउट होता है तो वो करंट किस तरह से लिखा जाएगा? करंट I इज इक्वल्स टू VO अपॉन RF, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, जो कि आपका इस पूरे के पूरे आउटपुट के लूप का करंट रिप्रेजेंट करता है। अब हमें क्या करना है? इस पूरी की पूरी सर्किट में इतने आर्म्स के ऊपर, मतलब कि इतने पोर्शन में आपको KCL लॉ अप्लाई करना है, मतलब कि किरचॉफ करंट लॉ। जैसे ही आप यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करते हैं इस X पॉइंट के पास, तो क्या होगा? X पॉइंट के पास आपको यहाँ पे ये लॉ कुछ इस तरह का बैलेंसिंग इक्वेशन देगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I। मतलब कि ये आपके सभी करंट्स का जो एडिशन है वो यहाँ पे इस फीडबैक करंट के फॉर्मेट के इक्वल्स में बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बैलेंसिंग प्रिपेयर होगा X पॉइंट के पास। तो क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I।
क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो सभी करंट्स है वो सभी करंट इस पॉइंट के पास क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये I1, I2 और I3 मतलब कि इन तीनों टर्म्स का जो हमने आगे टर्म्स का डेरिवेशन चेकआउट किया था कि V1 अपॉन R1, V2 अपॉन R2 और V3 अपॉन R3, इन सभी टर्म्स को हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। तो ये I1, I2 और I3 इन सभी टर्म्स का जैसे हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट लेते हैं तो हमें ये दूसरा इक्वेशन मिलता है। और ये जो आपका फीडबैक का करंट है वो यहाँ पे क्या है, VO अपॉन RF, जो कि हम यहाँ पे नेगेटिव फॉर्मेट में लिखेंगे, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि आउटपुट जो है वो हमें किस तरह से मिलने वाला है, इन्वर्टिंग फॉर्मेट में मिलने वाला है। क्योंकि इनपुट कहाँ पे दिया गया था, इनपुट हमें इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल में दिया जा चुका था। इसके कारण आउटपुट जो आपको मिलेगा वो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो हमने इस टर्म को क्या लिखा है, नेगेटिव के फॉर्म में लिखा है। तो कुछ इस तरह से आपको ये क्या मिल जाएगा, -VO अपॉन RF। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, VO अपॉन RF कुछ इस तरह से हम इसे रीअरेंज करके लिख लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे VO की आवश्यकता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे VO को कंपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो इसका डिनोमिनेटर में RF है मतलब कि फीडबैक रजिस्टर की वैल्यू, इसे मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ। तो इस इक्वेशन में जैसे ही मैं इस RF को नेगेटिव साइन के साथ साथ में राइट हैंड साइड में लिखने की कोशिश करता हूं तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगा। तो इस इक्वेशन में क्या है, VO मतलब कि ये मेरा प्योर आउटपुट का वोल्टेज है, जो कि इक्वेशन के फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है, VO इज इक्वल्स टू -RF इंटू द ब्रैकेट V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। अब मैं क्या करता हूं, रजिस्टर को रजिस्टर के साथ कंपेयर करता हूं, मतलब कि इस RF के टर्म को मैं इस इक्वेशन के अंदर में मतलब कि ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्या होगा, RF अपॉन R1, RF अपॉन R2, RF अपॉन R3। अब देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। अगर मैं इस पूरी की पूरी सर्किट में R1, R2, R3 मतलब कि इन तीनों रजिस्टर की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को अगर मैं फिक्स कंसिडर करता हूँ, क्योंकि जब मैं सर्किट डिज़ाइन करता हूँ तो सर्किट के डिज़ाइनिंग में जो R1, R2 और R3 ये जो तीनों रजिस्टर इस्तेमाल होंगे, वो रजिस्टर तो मैं अपने ज़रूरत के मुताबिक कुछ एक फिक्स वैल्यू के यहाँ पे फिक्स करके रख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, R1, R2 और R3 कोई भी अलग अलग इनपुट वोल्टेज की कंपैरिजन में ये क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, क्योंकि मैं सभी अलग अलग सिचुएशन के मुताबिक इन सभी रजिस्टर को बदलने वाला नहीं हूँ। मैं चाहे अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनपुट में दिए जाने वाले वोल्टेज को बदल दूंगा, लेकिन यहाँ पे ये जो सभी इनके रजिस्टर्स है, इन रजिस्टर्स को मैं यहाँ पे बदलने वाला नहीं हूँ। तो क्या होगा, ये R1, R2 और R3 फिक्स वैल्यू के हो जाएंगे। दूसरी बात, कुछ इसी तरह से ये जो आउटपुट के लूप में इस्तेमाल होने वाला RF रजिस्टर है, फीडबैक रजिस्टर है, इसे भी मैं बदलना नहीं चाहता हूँ, इसे भी मैं एक फिक्स वैल्यू का इस सर्किट में कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसके कारण क्या होगा, R1, R2, R3 और RF ये चारों रजिस्टर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट या फिर फिक्स वैल्यू के हो जाएंगे। तो इसके कारण इस इक्वेशन में ये जो आपके RF अपॉन R1, RF अपॉन R2 और RF अपॉन R3 ये जो सभी टर्म्स है, ये सभी टर्म्स के फैक्टर यहाँ पे कांस्टेंट साबित होंगे, मतलब कि इन सभी टर्म्स की वैल्यू कभी भी यहाँ पे वेरी नहीं होगी, क्योंकि मैंने रजिस्टर्स को यहाँ पे बदलने से मना कर दिया है। तो इसके कारण मैं यहाँ पे इन सभी वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट में यहाँ पे K1, K2 और K3 कुछ इस तरह की एक कांस्टेंट वैल्यू का फिगर लिख सकता हूँ। क्योंकि अगर RF मेरा 100 किलो ओहम का है और अगर मेरा R1 सिर्फ और सिर्फ 50 किलो ओहम का है तो 100 अपॉन 50 ये बन जाएगा 2। तो जिसके कारण ये मेरा K1 ऑलवेज किसी भी वोल्टेज की कंपैरिजन में ये क्या बना रहेगा, ये 2 ही बना रहेगा। तो मेरा जाहिर सा कहने का मतलब ये है कि अगर रजिस्टर्स वेरिएबल नहीं है तो ये आपके K1, K2 और K3 ये भी यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। सो आई होप कि आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा इस सर्किट के ऊपर डिपेंडेंट जो एक्सप्लेनेशन था मैथमेटिकल कंडीशन का वो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया था, यहाँ पे इस सर्किट में KCL लॉ को अप्लाई किया, यहाँ पे इन सभी करंट्स को एडिशन के फॉर्म में कंपेयर किया, जो भी हमारे पास वैल्यू थी इस वैल्यू को रिप्लेस किया और VO को हमने क्या किया, यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट कंसीडर किया।
और लास्ट में हमने ये कंसिडर किया कि ये जो आपके सभी रजिस्टर है वो सर्किट के कंस्ट्रक्शन में कभी भी चेंज नहीं होने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे आउटपुट के कंपैरिजन में ये इक्वेशन मिलता है। अब हम आगे ये देखते हैं कि इस पूरी की पूरी सर्किट में अगर हम कोई और तरह से यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करते हैं तो ये हमें किस तरह का रिजल्ट दे सकता है। इस डिस्कशन में हमारा रिजल्ट कौन सा था, VO इज इक्वल्स टू माइनस K1 इंटू V1 प्लस K2 इंटू V2 प्लस K3 इंटू V3। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर हमारे R1 R2 R3 ये जो अलग अलग आर्म्स के मतलब कि ये जो आपके इनपुट के सभी रजिस्टर है वो रजिस्टर अगर यहाँ पे इक्वल वैल्यूज के होते हैं तो क्या होगा। तो इसके कारण आपको कंसीडर करना है कि ये सभी रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन वैल्यू R के है। तो इसके कारण क्या होगा, ये जो आपके इनपुट के सभी K1 K2 और K3 ये जो सभी फैक्टर्स है वो फैक्टर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी फैक्टर्स में क्या था, RF अपॉन R1 RF अपॉन R2 और RF अपॉन R3। तो यहाँ पे हमने R1 R2 और R3 इन सभी को इक्वल वैल्यूज के कंसिडर कर लिए हैं, जिसके कारण क्या होगा, ये यहाँ पे आपके K1 K2 और K3 सभी टर्म्स एक कॉमनली RF अपॉन R के फॉर्मेट में लिखे जाएंगे, जिसके कारण हमने यहाँ पे RF अपॉन R इन सभी टर्म्स को यहाँ पे क्या कर लिया है, कॉमनली आउटपुट में ले लिया है, जिसके कारण आपको एक टर्म मिलेगी RF अपॉन R। इस फैक्टर को आप यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू का K फैक्टर लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब कि अब यहाँ पे ये आपका आउटपुट वोल्टेज इन सभी इनपुट वोल्टेज की कंपैरिजन में डायरेक्टली सम के फॉर्म में लिखा जाने जा सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे जो भी एक टर्म है जो कि इफेक्ट कर सकती है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, माइनस के। तो इस माइनस के टर्म को भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ आगे के कंसिडरेशन के बेसिस के ऊपर इसे रूल आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि जैसे हमने सभी रजिस्टर्स को यहाँ पे इक्वली कंसिडर किया है तो इसके कारण हमें ये जो रिजल्ट मिला है ये रिजल्ट हमें क्या आंसर दे सकता है। तो देखिए, फ्रॉम द इक्वेशन इट इज सीन दैट आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द थ्री इनपुट वोल्टेजेस। मतलब कि ये जो आपका आउटपुट है वो असल में ये अलग अलग तीन इनपुट वोल्टेजेस के एल्जेब्रिक सम के इक्वल में है, जो कि जाहिर तौर पर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर आगे देखिए कि दिस इज बिकॉज द इनपुट सिग्नल आर इफेक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द ईच अदर बाय वर्चुअल ग्राउंड एट द इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ द ओप एम्प। तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि ये जो आपका वोल्टेज V1 है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया जाएगा। तो एक टर्मिनल तो आपने यहाँ पे V1 के इस टर्मिनल के साथ आपने कनेक्ट कर दिया, तो दूसरा इनपुट टर्मिनल क्या होगा, वो यहाँ पे ग्राउंड होगा। कुछ इसी तरह से आपको V2 भी इस तरह से आपको इनपुट में देना है और इसके दूसरे टर्मिनल को भी यहाँ पे आपको ग्राउंड करना है। तीसरे इनपुट टर्मिनल को भी आपको कुछ इस तरह से देना है और इसे क्या करना है, ग्राउंड करना है। मतलब कि इसे आपको वर्चुअली ग्राउंड करना है, अलग अलग तरह से इसको ग्राउंड करना है। इसे अगर आप कॉमनली ग्राउंड कर देते हैं तो क्या होगा, इसके बीच में इम्बैलेंसिंग प्रिपेयर होगा। तो यहाँ पे ये जो सभी टर्मिनल है वो वर्चुअली ग्राउंड होने के कारण क्या है, ये जो इसका इनपुट का वोल्टेज है वो वोल्टेज प्योरली इस सर्किट में अप्लाई होगा, वो किसी के भी साथ यहाँ पे ऐड नहीं होगा और ना ही किसी के भी साथ ये कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो ये बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी तक के जो आपने इक्वेशंस के फॉर्म में लिखी है वो इसी के कारण लिखी है क्योंकि आपने सभी इनपुट टर्मिनल्स को इफेक्टिवली आइसोलेट करके मतलब कि अलग अलग रख के इसे वर्चुअली ग्राउंड कर दिया है और आपका आउटपुट नेगेटिव है क्योंकि आपने इनपुट कौन से टर्मिनल में दिया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल में दिया है। तो हमने यहाँ पे क्या बात अलग तरह से डिनोट की है, तो वो बात अलग तरह से जो हमें डिनोट करनी थी वो ये थी कि आपको इनपुट के सभी रजिस्टर्स को यहाँ पे R1 R2 और R3 को इक्वली कंसिडर करना है, जिसके कारण ये जो फैक्टर मतलब कि सभी वैल्यूज के साथ जो मल्टीप्लाई किया जाने वाला फैक्टर इस इक्वेशन में अलग अलग था वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का रहेगा। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से इस के फैक्टर को मतलब कि इस के फैक्टर को हम यहाँ पे किस तरह से रिलीज कर सकते हैं।
हम जानते हैं कि हमारे इक्वेशन में ये जो के फैक्टर था वो किसके कारण था, वो यहाँ पे फीडबैक रजिस्टर और इनपुट के इन सभी रजिस्टर की ये जो कॉमन कांस्टेंट वैल्यू है इसके कारण था। तो अगर मैं यहाँ पे आर एफ और आर इन दोनों को इक्वली कंसीडर कर लेता हूँ, मतलब कि इन दोनों को इक्वल वैल्यूज का कंसीडर करता हूँ, तो क्या होगा, आर एफ अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों की टर्म अगर इक्वल होती है, मतलब कि यहाँ पे अगर आर एफ इज इक्वल्स टू आर होता है, तो फीडबैक रजिस्टर और ये आपका इनपुट का रजिस्टर इक्वल होने के कारण ये आपकी टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जिसके कारण आपका ये जो आउटपुट है वीओ वो डायरेक्टली इनपुट के सभी वोल्टेज के एल्जेब्रिक सम के इक्वल में आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो इनसे हमें बेनिफिट क्या होगा कि ये हमारा आउटपुट डायरेक्टली ये हमारे इनपुट टर्मिनल के सभी वोल्टेज के एल्जेब्रिक सम के इक्वल में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो आगे की ये नेगेटिव साइन है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि ये जो आउटपुट की सभी वैल्यूज है वो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, इन्वर्टिंग फॉर्मेट में आएगी, क्योंकि हमने इनपुट कौन से टर्मिनल में दिया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल में दिया है। तो ये दूसरा कंक्लूजन था या फिर दूसरा क्लैरिफिकेशन था जो कि हमें यहाँ पे याद रखना है कि अगर हमारा फीडबैक रजिस्टर सभी इनपुट रजिस्टर के इक्वल में है तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो डायरेक्टली इनपुट के सभी वोल्टेज के इक्वल में आएगा। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा, thus if feedback resistor is equals to R then it means the output of circuit will be algebraic sum of the inputs। मतलब कि ये आपका आउटपुट सभी इनपुट टर्म्स के एल्जेब्रिक सम के इक्वल में आएगा। तो ये जो सर्किट इन दोनों कंडीशंस में प्रिपेयर होगी वो सर्किट क्या होगी, वो होगी यहाँ पे एडर सर्किट। मतलब कि ये आपके सभी इनपुट के रजिस्टर्स इक्वल होने चाहिए और इसकी वैल्यू फीडबैक रजिस्टर्स के बैलेंस में होनी चाहिए, इसके कंपैरिजन में होनी चाहिए। तो आपको ये V1, V2 और V3 सभी वोल्टेजेस का जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, वो आउटपुट में इन सभी वोल्टेजेस का डायरेक्टली एल्जेब्रिक सम मिलेगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था कि अगर मुझे इस एडर सर्किट का एज अ एवरेज सर्किट इस्तेमाल करना होगा तो मैं किस तरह से इसमें मॉडिफिकेशन चेकआउट करूंगा। तो देखिए मुझे इनपुट कितने हैं, यहाँ पे इनपुट यहाँ पे 3 है। तो अगर मैं इस फाइनल वैल्यू को डिवाइड बाय 3 कर देता हूँ तो क्या होगा, तो ये इसका आंसर बन जाएगा एवरेज आंसर। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 3 करने से मेरा मतलब क्या है, मुझे यहाँ पे इस आर एफ अपॉन आर, मतलब कि इस आर एफ अपॉन आर इस फैक्टर को यहाँ पे किस तरह से लिखना है, 1/3 के फॉर्मेट में लिखना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इस आर एफ अपॉन आर इस फैक्टर को 1/3 बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे इस वैल्यू का यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। तो क्या बनेगा, देखिए इस आर को मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ तो ये क्या बनेगा, R/3। तो मतलब कि आर एफ इज इक्वल्स टू R/3। तो इसका जाहिर सा मतलब ये होता है कि अगर मैं अपना ये R/3 इज इक्वल्स टू आर एफ, इसके आंसर में क्या आएगा, R इज इक्वल्स टू 3 टाइम आर एफ। तो मतलब कि अगर मैं फीडबैक रजिस्टर को 100 किलो ओहम का यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो फीडबैक रजिस्टर को 100 किलो ओहम की वैल्यू के साथ कनेक्ट करने के कारण मुझे इनपुट का रजिस्टर कितना रखना पड़ेगा, 100 × 3, मतलब कि 300 किलो ओहम का यहाँ पे मुझे इनपुट का रजिस्टर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू का रजिस्टर आप फीडबैक में इस्तेमाल करते हैं उनसे मल्टीप्लाइड रजिस्टर आपको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, इनपुट में। तो वो कितनी वैल्यू से मल्टीप्लाई होना चाहिए, वो डिपेंडेंट है आपके नंबर ऑफ इनपुट के ऊपर। अगर आपके इनपुट यहाँ पे 3 है तो आपको फीडबैक रजिस्टर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके इनपुट वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ 2 ही है तो आपको आर एफ को सिर्फ और सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके इनपुट n नंबर्स ऑफ है तो आपको आर एफ को किन से मल्टीप्लाई करना है,
n से मल्टीप्लाई करना है। और ये किसकी वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू बनेगी आपके इनपुट वोल्टेज आर आई की, क्योंकि यहाँ पे R1 R2 और R3 के अलग अलग रजिस्टर्स है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ये कंक्लूजन याद रखना है कि आर एफ इज इक्वल्स टू R/3। तो क्या होगा यहाँ पे आर एफ, मतलब कि ये जो आपका इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में ये जो आपका आर एफ है वो यहाँ पे मैंने किन से रिप्लेस किया है, इस इक्वेशन के बेसिस के ऊपर मैंने लिखा है R/3। तो ये क्या बनेगा, देखिए ये यहाँ पे बन के आएगा कुछ इस तरह से। तो आंसर आपको क्या मिलना चाहिए, ये यहाँ पे आंसर मिलना चाहिए आपको 1/3 के फॉर्मेट में। तो इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे ये जो 3 लिखा है ना, ये यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, क्योंकि ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में असल में क्या है, आर है। तो ये 3 की बजाय यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो देखिए मैं आपको इस इक्वेशन का ये जो मिस्टेक है वो यहाँ पे क्लियर करके देता हूँ। ये आर एफ के रिप्लेसमेंट में हम क्या लिखेंगे, R/3, और ये डिवीजन का R, जो कि ये किस तरह से रहेगा, ये एज इट इज यहाँ पे R रहेगा। फिर ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है ये यहाँ पे ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो क्या होगा, ये R और ये R ये कैंसल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1/3, और ये जो ब्रैकेट था वो ब्रैकेट फिर से यहाँ पे एज इट इज लिखा जाएगा। तो ये ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट है V1 + V2 + V3, और ये 1/3 मतलब कि ये पूरा का पूरा ब्रैकेट का जो एडिशन आएगा, ये एडिशन 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जिसके कारण आपको आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज इनपुट के सभी वोल्टेज का क्या होगा, एवरेज होगा। तो यहाँ पे हमने एवरेज फाइंड आउट करने के लिए क्या चेक किया कि जितने भी नंबर के आपके इनपुट है उन सभी इनपुट के नंबर को आपको यहाँ पे फीडबैक रजिस्टर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और जो वैल्यू बन के आएगी वो वैल्यू यहाँ पे आपके इनपुट रजिस्टर्स की वैल्यू के इक्वल्स में आएगी। तो आसानी किस में है, आसानी इसमें है कि जो भी आपके ये इनपुट रजिस्टर्स हैं, इन इनपुट रजिस्टर की जो वैल्यू है इसे आपको 3 से डिवाइड करके आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीडबैक रजिस्टर को एक्सचेंज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे फीडबैक रजिस्टर्स को एज इट इज रखते हैं और इनपुट के सभी रजिस्टर्स को यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि बदलने की कोशिश करते हैं, तो आपको यहाँ पे 3 रजिस्टर्स को बदलना पड़ेगा, जो कि आपके लिए असल में एक टफ प्रोसीजर है। क्योंकि जब आप यहाँ पे एक रजिस्टर्स को बदल सकते हैं तो आपको यहाँ पे 3 को नहीं बदलना चाहिए। मतलब कि आपको इन R1 R2 और R3 इन इनपुट रजिस्टर की जो वैल्यू है इसे एज इट इज़ फिक्स ही रहने देनी चाहिए, लेकिन एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ RF एक ही रजिस्टर को यहाँ पे बदलना चाहिए। आपको इन 3 रजिस्टर्स को बदलने की कोशिश कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो लेंथी वर्क है। जब आप यहाँ पे एक रजिस्टर को बदलकर अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं तो क्यों आपको ये 3 रजिस्टर्स को बदलना चाहिए। तो ये बात आप याद रखिए कि हम यहाँ पे इसे कुछ इस तरह से कंसिडर करेंगे कि आप RF को अपनी ज़रूरत के मुताबिक बदलिए, ना ही कि इन सभी इनपुट रजिस्टर्स को। सो आई होप कि यहाँ पे आपको ये जो आउटपुट है वो किस तरह से एवरेज के फॉर्म में मिल सकता है, ये बात भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर के कंक्लूजन के बारे में। तो देखिए हमें जो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन क्या है, VO इज इक्वल्स टू -1/3 इंटू द ब्रैकेट V1 + V2 + V3। मतलब कि सभी इनपुट वोल्टेजेस का आपको यहाँ पे सम मिल जाएगा और उस सम का आपको डिवीजन करना पड़ेगा 3 से, जो कि आपको एवरेज वैल्यू देने वाला है। तो यहाँ पे हमने इस पूरे के पूरे लेक्चर में क्या यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि अगर आपको एडिशन करना है तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आप यहाँ पे इन्वर्टिंग इनपुट में सभी अलग अलग वोल्टेजेस को यहाँ पे इनपुट में देते हैं, और उस इनपुट को जब आप आउटपुट में एक फीडबैक रजिस्टर के थ्रू लेते हैं तो आपको आउटपुट एक स्केलर समिंग एम्पलीफायर के फॉर्मेट में आपको एल्जेब्रिक सम के इक्वल्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसका एवरेज आउटपुट लेना चाहते हैं तो एवरेज आउटपुट लेने के लिए आपको यहाँ पे फीडबैक रजिस्टर और इनपुट रजिस्टर इन दोनों के बीच में कौन सी कंपैरिजन लेनी है, RF इज इक्वल्स टू R/3। मतलब कि इनपुट रजिस्टर को आपको यहाँ पे फीडबैक के फॉर्म में उसके डिवीजन के रिलेशन के फॉर्म में क्या करना है, कनेक्ट करना है, जो कि आपकी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक। सो आई होप कि यहाँ पे
ये जो आपका पूरा का पूरा लेक्चर था एडर सर्किट के बारे में वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहीं से आपको इसका आंसर और इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।